दिल्ली में घुटता है दम। आसमान में जहर की चादर, जहरीले अंधेरे में डूबी दिल्ली। हवा में ऑक्सीजन नहीं, बारूद। सांस भी ली तो गए काम से। दिल्ली की सांसों में जहर, इस जहर से बच्चों को बचाइए। इस जहर से बुजुर्गों को बचाइए। यकीन नहीं होता ये राजधानी है। जहरीले धुएं से कौन बचाएगा? दिल्ली को जीने लायक कौन बनाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। तुम हो क्या ये तुम्हें मालूम नहीं है शायद, तुम बदलते हो तो मौसम भी बदल जाते हैं। जी हां, दिल्ली में आपने हमने मौसम को बदल दिया है और बेमौसम यहां पर धुंध है, कोहरा है। लेकिन हकीकत में असल में यह धुंध और कोहरा नहीं है, ये प्रदूषण है, ये पोल्यूशन है जिसके जिम्मेदार आप और हम हैं। देश की राजधानी है दिल्ली, लेकिन इस राजधानी में खुली हवा में सांस लेना भी दुश्वार है, मुश्किल है। दिवाली का जश्न आपने हमने क्या मनाया, माहौल को हमने जानलेवा बना दिया। हर दिन आसमान पर जहरीली धुंध की चादर है, हवा में घुले जहर से एक एक सांस हमारी और खास तौर से हमारे बच्चों की, बुजुर्गों की और जो बीमार हैं दमे के, सांस के, उनके लिए ये सांस लेना दुश्वार और भारी हो रहा है। कैसे बचा जाए इस पोल्यूशन से, इस प्रदूषण से? कैसे और क्यों हमने आखिर ऐसा माहौल अपने आसपास तैयार कर लिया कि हमारे वातावरण को दूषित कर दिया? क्यों हमने कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए हैं, पेड़ काट डाले हैं, जिसकी वजह से आज ये हालत हो रही है? लेकिन पहले ये रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा। अरे सिंदूर छोड़ो शांतिबाई, सिंदूर तो तब रहेगा जब सुहाग रहेगा, सुहाग तो तब रहेगा जब सांस रहेगी, और सांस वो तो दिल्ली में लेना मुश्किल हो गया है। तीसरे दिन भी दिल्ली में स्मॉग जस का तस है। सुनकर सन्नाटे में आ जाएंगे कि दिल्ली वालों के फेफड़े 40 सिगरेट के बराबर धुआं रोज सोख रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण ने 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में हर चौथे बच्चे को फेफड़े की शिकायत है। सामान्य से 20 गुना ज्यादा प्रदूषित हो गई है दिल्ली। अस्पतालों में 25% मरीज बढ़ गए हैं। सांस के मरीजों की संख्या 5 से 6 गुना बढ़ गई है। पहले कभी भी दिल्ली की आबोहवा इतनी जहरीली नहीं हुई थी। पहले कभी भी दिल्ली में इस कदर दम नहीं घुट रहा था। पहले कभी भी गैस चैम्बर में तब्दील नहीं हुई थी दिल्ली। पहले कभी भी दिल्ली वालों में खौफ नहीं पैदा हुआ था कि जिए तो जिए कैसे। देश की राजधानी में प्रदूषण अब भी लोगों के लिए परेशानी बना हुआ है। इस वक्त हम इंडिया गेट के ठीक सामने मौजूद है और यहाँ पर ये जो आप सफेद चादर देख रहे हैं, ये प्रदूषण की वो चादर है जो अब कहीं ना कहीं लोगों की सेहत पर असर कर रही है। वो चाहे दूर से दिल्ली घूमने आए सैलानी हो या फिर दिल्ली वाले हो, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वातावरण में नमी बनी हुई है, उसकी वजह से दिवाली के बाद जो पटाखे चलाए गए, प्रदूषण फैला, वो अभी भी बरकरार है। दिल्ली के आसमान पर छाई जहर भरी ये धुंध, ये स्मॉग सिर्फ दिल्ली वालों को ही नहीं, दिल्ली के मेहमानों को भी डरा रहा है। जीने से हमने सर ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था सर। एक्चुअली हमको ऐसा लगा था कि एकदम ग्रीन होगा, एकदम क्लीन होगा, लेकिन सर ऐसा बिल्कुल भी सही, ऐसा कुछ है नहीं। इतने सब बुरा है, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हम देखने आए हैं, यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा है, इतना पॉल्यूशन है। हमको खबर होती तो हम मास्क लेके आते, छोटा बच्चा भी है साथ में। दिल्ली में हालत ये है कि खुली हवा में सांस ली तो समझो गए काम से। दिल्ली में सुबह आप निकलते हैं
तो कुछ इस तरह का माहौल आपको देखने को मिलता है। ये वो जहरीला स्मॉग है जो जिसमें प्रदूषित हवा मिली हुई है, जिसमें कुछ दिन पहले बीती दिवाली में जो पटाखे जलाए गए हैं उसका जहर मिला हुआ है, और आसपास जो कूड़ा जलाया जा रहा है उसका भी इसमें धुआं मिला हुआ है। तो ये सब मिलकर के जो टॉक्सिक वेस्ट तैयार हुआ है, ये आपके फेफड़ों को नहीं जानते, कम से कम नहीं देने वाला, और ये वो अनुभव है जो दिल्ली वाले दिन भर महसूस कर रहे हैं। सुबह उठते ही आप दिल्ली की हवाओं में जो कोहरे और धुंध की मोटी परत देखते हैं, ये कुदरत की देन नहीं है, ये इंसानी गलतियों का अंजाम है, जिसके जहर से बच्चे खांस रहे हैं, बड़े कांप रहे हैं, लेकिन राज करने वाले इस सच को सच्चे दिल से भांप नहीं रहे हैं। शालिनी लोबो और विवेक शुक्ला के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। दिल्ली में स्थिति आजकल यह है कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, सांस लेना मुश्किल हो गई है, सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है, बीमारों की तादाद बढ़ गई है, बच्चे सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हैं। कई सारे विशेष मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर रवि मलिक, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मलिक जो कि मलिक रेडिक्स के सीएमडी हैं, हमारे साथ सुनीता नारायण जी हैं, सीएससी की डायरेक्टर हैं। धन्यवाद सुनीता जी। हमारे तमाम रिपोर्टर्स अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ भलसुआ से हमारे संवाददाता संजय शर्मा जुड़ चुके हैं। ये वो जगह है जहां से ऐसा कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा पोल्यूशन आ रहा है। गाजीपुर मंडी सिद्धार्थ हमारे साथ हैं। कूड़े का बहुत बड़ा ढेर यहां पर है, दिल्ली और गाजियाबाद की बॉर्डर पर है, लेकिन उस बॉर्डर में जो कचरा है वहां आग भी लगी है और पोल्यूशन और ज्यादा बढ़ रहा है। तो अब से कुछ देर पहले हमारे संवाददाता संजय सिंह ने वहां का जायजा लिया है। तो संजय शर्मा की हम ये रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद डॉक्टर मलिक से बात करेंगे। दिल्ली में धुंध की चादर है, कोहरे का कंबल, प्रदूषण का जहर और इधर ये कचरे का कहर। हर तरफ चीजें ऐसे नेगेटिव हो रही हैं। दिल्ली सरकार कहती है कि खेतों से जो पराली जलाई जा रही है उसका धुआं आ रहा है, उसका प्रदूषण है, लेकिन हम आपको दिल्ली में शहर के बीचों बीच प्रदूषण के उस खदान पर लिए चलते हैं जहां से न सिर्फ धरती का प्रदूषण बल्कि आसमान का प्रदूषण भी है। ऐसी जगह जहां पराली नहीं बल्कि कचरा जलाया जा रहा है और जिसका जहरीला धुआं लोगों के फेफड़ों तक असर कर रहा है। दिल्ली में जगह जगह जो ये कूड़े के ढेर लगे हैं, जहां पर ये प्रदूषण की चीलें मंडरा रही, सिर्फ यही चीलें नहीं, प्रदूषण की चीलें और धुआं भी है। सूरज बिल्कुल नाकाम सा दिखाई दे रहा है उस केंद्र सरकार की तरह, जिस पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये केंद्र कुछ नहीं कर रहा। फिलहाल केंद्र, राज्य, तमाम जितने प्राधिकरण हैं, सब सवालों की निगाहों में हैं, सवालों के घेरे में हैं। आखिर समय रहते इंतजाम क्यों नहीं किए गए? हम ऊपर चलते हैं और देखते हैं धुआं कहां से पैदा हो रहा है। हरियाणा का धुआं, उत्तर प्रदेश का धुआं, पंजाब का धुआं यहां तक आ भी पा रहा है या नहीं, और यहां दिल्ली कितना प्रदूषण, कितना धुआं इकट्ठा कर रही है। आइए हम आपको लिए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहां कहीं तो अपने आप भी आग लगती है कचरे में, और कहीं वहां पर पूरा प्लांट लगाया हुआ है जहां पर कचरे को जलाकर नष्ट किया जाता है, खाद बनाई जाती है। हम कुछ लोगों से यहाँ बात करते हैं जो यहाँ पर कचरा बीनते हैं और उससे अपनी रोजी रोटी तलाशते हैं इन कचरे में। आपसे एक मिनट बात करनी है भाई साहब, ये कचरे में आग किधर लगाते हैं और क्यों लगाते हैं फिर इसको खत्म करने को? ऐसा आप ही लगती है, लगाता कोई नहीं है। कैसे कैसे लग जाती है? अब ये तो कूड़े में जब क्या क्या चीज आती है कूड़े के अंदर, और उसमें ये प्लांट में क्या होता है? प्लांट की पता नहीं जी क्या हो रहा है उसमें, क्यों अंदर कोई जाता नहीं। अच्छा, यानी आगे प्लांट भी लगा हुआ है जहाँ कचरे को जलाया जाता है, और बाकी इधर आगे भी हम चलते हैं जहाँ से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। उधर हम देखते हैं कि शहर के बीचों बीच ये कैसा धुआं है, ये कैसा प्रदूषण है, और इससे लोगों के फेफड़े कैसे चोक होते जा रहे हैं। साल दर साल धुएं की मिकदार बढ़ती। और हम आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण का ये सबसे डेंजर लेवल है और इससे बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। 1800 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बुजुर्गों और बच्चों पर सबसे ज़्यादा खतरा है। ख्याल तो आपको और हमें भी अपना रखना होगा। डॉक्टर मलिक, कैसे, क्या ये एक दिन में प्रदूषण बढ़ गया? क्या एक दिन में अचानक से दिवाली के बाद हम इस तरह की स्थिति दिल्ली में देख रहे हैं, या इसके कारण डॉक्टर मलिक कुछ और है? देखिए, ऐसा दिवाली से डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रदूषण बढ़ गया है, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ दिवाली ही है जिसके ऊपर कि हम इसको ब्लेम कर सकते हैं। प्रदूषण का स्तर वैसे भी WHO के आंकड़ों के हिसाब से दिल्ली इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़।
तो दिवाली तो ठीक है 3-4-5 दिन की प्रदूषण बढ़ा देती है, लेकिन इसके अलावा भी जो प्रदूषण है वो हमारी सिटी में WHO के आंकड़ों के हिसाब से 10 से 13 गुना ज्यादा है, अधिकतम सीमा से भी 10 से 13 गुना ज्यादा है, और इवन इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी 4 गुना ज्यादा है। तो प्रदूषण दिवाली से प्रेसिपिटेट जरूर हुआ है, लेकिन ये तो थ्रू आउट द ईयर ही रहता है। बच्चों पर कितना असर पड़ा है, बुजुर्गों पर कितना असर पड़ा है, सांस के मरीजों को किस तरह से परेशानी हो रही है, डॉक्टर मलिक हम आपसे जरूर पूछेंगे। लेकिन सुनीता जी जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो जो बात करते हैं वो आम इंसान को हमें समझ में नहीं आती। कोई कहता है कि पंजाब में कूड़ा जलाया जा रहा है, फसल का जो बचा हुआ हिस्सा है वो जला रहे हैं इसलिए ये सब हो रहा है। कोई कह रहा है कि कुछ और वजह है। जिन्हें इंतजाम करने चाहिए, जिन्हें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए, वो ये बात कहते हैं। आपकी स्टडी क्या कहती है, आपका रिसर्च क्या कहता है, क्यों आज ये स्थिति दिल्ली की हो गई है कि हम सांस तक नहीं ले पा रहे हैं? सुनीता जी। देखिए, जो डॉक्टर मलिक ने कहा बिल्कुल सही कहा, और ये याद रखने बात है कि हर साल जब सर्दी पड़ती है तो प्रदूषण बढ़ता है और हर साल बढ़ता जा रहा है। अगर हम कदम नहीं उठाएंगे उसको रोकने के लिए, तो आप भी समझ सकते हैं, हर दर्शक समझ सकता है, वो समस्या तो बढ़ती जाएगी। अब आज की समस्या क्यों? एक तरफ से हमने दिवाली मनाई, उससे जरूर प्रदूषण हुआ, और कितना भी कह दिया कि क्रैकर मत जलाओ, क्रैकर जलाए गए, इतना धुआं हुआ, उसके अंदर बहुत हानिकारक धुआं हुआ, उससे हवा जहरीली हुई। उससे पहले दिल्ली के अंदर जो हवा जहरीली थी, क्योंकि ये मान के चलिए कि गाड़ियों का धुआं बहुत हद तक जहर फैलाता है हमारे शहर में हर दिन प्रतिदिन। इसके ऊपर पंजाब और हरियाणा के अंदर हाँ जरूर किसान आज जो फसल काटते हैं, जो धान की फसल काटते हैं और उनको गेहूं की फसल लगाने के लिए समय नहीं मिलता, तो इसलिए वो उसके ऊपर आग लगाते हैं जी। अब मेरा सवाल ये है कि हर पॉलिटिशियन ये चीज जानता है, ये कोई नई चीज नहीं है। पिछले साल भी हमने दिल्ली सरकार को भी, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार और केंद्रीय सरकार को भी जो स्टडी दी थी उसके अंदर यही दिखाया था कि इस समय ये समस्या होती है। ये तय भी हुआ कि पंजाब और हरियाणा के अंदर सरकार सख्ती करेगी, किसानों को बताएगी, और अगर वो खेत चलाते हैं तो उनके ऊपर कदम उठाएगी। ये भी तय हुआ कि किसान को इंसेंटिव देना चाहिए, उनको पैसा देना चाहिए जिससे वो नहीं जलाएं। सुनीता जी सॉरी आपको रोकना पड़ रहा है, और आएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, एक बार सबकी हम राय ले लें, उसके बाद इस चर्चा को विस्तार से हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत बड़ा वोट बैंक भी होता है, और तमाम सरकारें है ना, हम किसी एक सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते, उन्हें वो भी नजर आते हैं, किसान भी नजर आते हैं, उनके वोट भी नजर आते हैं। तो पंजाब का जिक्र हो रहा है, सत्येंद्र भी हमारे साथ हैं, उनके पास लिए चलेंगे। चंडीगढ़ से हमारे एक और संवाददाता जुड़ चुके हैं। लेकिन संजय बलसवा, जहां पर आप खड़े हैं, संजय पीछे का थोड़ा सा दृश्य भी दिखाइए और बताइए कि ये जगह किस तरह से पोल्यूशन, प्रदूषण के लिहाज से अब खतरनाक होती जा रही है, जिसका असर दिल्ली एनसीआर पर दिख रहा है। संजय। मैं फिलहाल प्रदूषण का असर इतना था, मैं भलसवा नहीं पहुंचा हूं, मैं अभी अक्षरधाम के आगे खड़ा हूं। अक्षरधाम की रोशनी जो यहाँ की पहचान होती है, ऐसा लग रहा है किसी ने अगरबत्तियां जला रखी हैं। प्रदूषण इतना जबरदस्त है, और लोगों की बात करें तो आंखों में जलन, सीने में तपन, अटकती हुई सांसें, भटकता हुआ मन और सुलगता हुआ जनजीवन, यही दिल्ली की पहचान रह गई है। जहां हमने गाजीपुर के कचरे के पहाड़ का निरीक्षण किया, वहां गए, जाकर देखा, वहां पर जगह जगह चारों ओर पहाड़ की जो घाटियां हैं वो चारों ओर वहां पर आग लगी हुई है, धुआं उठ रहा है। सरकार कहती है कि पंजाब की पुराली जल रही है, कोई कहते हैं दिवाली का प्रदूषण है, कोई कहते हैं पुराली का प्रदूषण है। लेकिन प्रदूषण देखने के लिए आपको दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली में खेत खलिहान नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो कचरे के पहाड़ जल रहे हैं वो कचरे के नहीं, वो खतरे के पहाड़ हैं। बिल्कुल संजय, और आएंगे आपके पास, क्योंकि सिद्धार्थ गाजीपुर से हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ, आप गाजीपुर की तस्वीरें भी दिखाइए और ये बताइए कि वहां क्या स्थिति है।
सईद, मैं बिल्कुल गाजीपुर की तस्वीरें दिखाऊंगा, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इस समय जो स्थिति दिख रही है वो दिखाएं। गाजीपुर का जो कूड़े का ढेर था वो इस समय नहीं दिखाई दे रहा है, यानी इतना ज्यादा धीरे धीरे धुआं बढ़ा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इस समय की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में पूरे के पूरे धुआं की या स्मॉग की चादर तनी हुई है। और इसके अलावा दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि जो मौसम है, मौसम की अगर हम बात करते हैं तो मौसम इस तरीके का है कि हवा एकदम रुकी हुई है। तो इस वजह से ये पूरा का पूरा दिल्ली एनसीआर का इलाका स्मॉग की चपेट में है। और जो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अगले 48 घंटे तक इसी तरीके की स्थिति रहेगी, उसके बाद ही कोई सुधार हो पाएगा। जो स्थिति है ये काफी खतरनाक है, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, स्वस्थ लोगों के लिए, सबके लिए खतरनाक है, क्योंकि PM 2.5 का जो जहर है वो किसी भी तरीके से आप रोक नहीं सकते। सिद्धार्थ, जो तस्वीर आपने दिखाई अपने आप में वो ये बयां करती है कि दिल्ली में स्थिति इस वक्त क्या है। 6:15 बज रहे हैं शाम के और ऐसी भी ठंड नहीं पड़ने लगी है कि पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाए, लेकिन लगता है ये है कि रात के 10-11 बज रहे हैं, इस तरह की स्थिति है। जल्दी से चंडीगढ़ लिए चलते हैं, क्योंकि सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि पंजाब हरियाणा में जो फसलें जलाई जा रही हैं, फसलों का कूड़ा जो जलाया जा रहा है, वो एक वजह है। सत्येंद्र, क्या वाकई ये एक वजह है? देखिए सईद, ये वाकई में एक वजह है, और जैसा कि सुनीता जी ने भी अभी बताया था, मैं उनके जो उन्होंने बताया है मैं उसको समझाने की भी कोशिश करता हूं कि जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं फिलहाल, थोड़ी सी आपको आग सुलगती हुई भी दिखाई दे रही है और ये धान का खेत है। दरअसल वजह क्या है कि किसान इस खेत में आग लगाता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो धान का फूसा है, ये फूसा नीचे तक जमीन में गढ़ा हुआ है। अब अगर इस पूरे फूसे को निकालना है तो किसान को बहुत भारी लेबर यहां पर लगानी होगी और इसमें समय बहुत लगेगा। लिहाजा किसान क्या करता है, एक माचिस की तीली ली, आग जला दी और आधे घंटे में तकरीबन 1 एकड़ जमीन जलकर साफ हो जाती है और इससे किसान का समय बच जाता है, थोड़ा सा खर्चा बच जाता है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि ये जो पराली इसको बोलते हैं, जो कि भूसी होती है धान की, अगर इसको इकट्ठा कर लिया जाए तो इसका कई तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। दूसरी वजह मैं आपको बताना चाहूंगा, पंजाब जो है पठानकोट से लेकर मोहाली तक अगर आप आते हैं, हिमालय की जड़ में बसा हुआ है और जो हवाएं हैं वो पश्चिम से आती हैं और उत्तर पूर्व की तरफ जाती हैं। बिल्कुल जो हवाएं पश्चिम से आ रही हैं, बिल्कुल सत्येंद्र, और दोबारा आपके पास आएंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी सुनीता जी जो उपायों की आप बात कर रही थी, आपने कहा ये सब कुछ तय हुआ था, सरकारों को करना था, कुछ गंभीरता नजर क्यों नहीं आती है? क्यों क्या लगता है आपको, कहां कमी है? यही देखिए, मैं क्या बताऊं आपको, मुझे तो रोना आता है। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि पिछले साल भी यही बात हुई। सरकार बिल्कुल जानती है कि समस्या क्या है, समाधान भी पता है, कुछ हद तक ये भी हम जानते हैं कि क्या करना है, मगर समस्या सबसे बड़ी है। और मैं देख रही हूं कि फरवरी तक जब सर्दी रहती है तब तक धुआं बिल्कुल सामने रहता है। हम सब तराई कहते हैं कि प्रदूषण है और उसके बाद जैसे थोड़ी भी मौसम बदलता है तो सरकार का ध्यान बिल्कुल हट जाता है। आप आज ये एक सवाल हमारे चीफ मिनिस्टर से पूछ लीजिए कि आपने पंजाब और हरियाणा से एक दफे भी बात करी उसके बाद कि क्या करना चाहिए, कि क्या करेंगे, कि किस तरह से इस चीज का समाधान उपाय तो है ना, समाधान है। सवाल ये है कि अगर किसान जलाता है क्या? जी बिल्कुल नहीं बात करते हैं आपसे, बिल्कुल समाधान है। बिल्कुल देखिए, किसान जलाता है और उस पर बात करेंगे सुनीता जी आपसे, समाधान पर भी, क्योंकि सबकी बात हो गई। हमारे तमाम संवाददाता हैं और भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन जो सबसे खतरनाक बात है वो जो सांस के मरीज हैं, जो दमे के मरीज हैं, और उससे भी ज्यादा आप और हम तो अपना ख्याल रख सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चों का क्या, जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और हमारे आपके टीवी स्क्रीन पर जो हम आंकड़े चला रहे हैं, जो डेटा दे रहे हैं, वो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आप दिल्ली में अगर रहते हैं तो दिल्ली वाले जानते हैं, वो आजकल 40 सिगरेट कम से कम रोज पी रहे हैं। वो सिगरेट पीते हों या ना पीते हों, इतना ज्यादा पोल्यूशन और प्रदूषण यहां पर है। दिल्ली में चारों तरफ धुआं ही धुआं है, दम घुट रहा है। एक दिन में 40 सिगरेट सिगरेट पीने वाला भी पी रहा है। स्थिति यह है कि दिल्ली की निशानी गुम हो चुकी है। इंडिया गेट दिखाई नहीं दे रहा, कुतुब मीनार गायब है, लाल किले का अता पता नहीं है।
राष्ट्रपति भवन दिखाई नहीं दे रहा, ये स्थिति और इस सब की वजह है सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन, प्रदूषण। दिन में अंधेरा है, सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो रहे हैं, जो बीमार है सबसे ज्यादा परेशान है। और बच्चों का हाल तो इतना बुरा है कि अगर बच्चों को हम लोग बाहर ले जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो दिल्ली में रहते हैं वो समझ सकते हैं इस बात को, बाहर वाले लोग शायद डॉक्टर मलिक की बात से समझ पाएंगे। सर, डॉक्टर मलिक, ये कितना खतरनाक है हमारे बच्चों के लिए, दिल्ली के बच्चों के लिए? काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बच्चों के ऊपर, खासकर कि जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं और जो बुजुर्ग 65 साल से बड़े हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बच्चों के अंदर तमाम तरह की एलर्जीज, चाहे वो एलर्जिक राइनाइटिस हो, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो, ब्रोंकियोलाइटिस हो या ब्रोंकियल एस्थमा हो जिसे हम दमा की बीमारी कहते हैं, ये तमाम तरह की एलर्जीज जो हैं प्रेसिपिटेट हो सकती हैं। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में केवल यही नहीं, जिन बच्चों को पहले से ही रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम है उनके लिए तो समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अंदर बच्चे को सांस चलने लग जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और आप समझ सकते हैं ऑक्सीजन के ऊपर ही जीवन टिका हुआ है, और अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो कई बार हमें बच्चों को इवन आईसीयू में भी भर्ती करना पड़ता है। बहुत गंभीर। इस प्रॉब्लम को इमीडिएटली टैकल करना बहुत बहुत आवश्यक है, नहीं तो ये ऑलरेडी एक बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बन चुकी है। लेकिन सर, जल्दी से, आप बच्चों बुजुर्गों की बात कर रहे हैं, हम घर से बाहर आ रहे हैं या गाड़ी से बाहर हैं अगर, या बाहर टहल रहे हैं तो तकलीफ हो रही है, ये क्या है? और क्या आप और हम इससे अफेक्टेड नहीं है? हम और आप तो हैं ही इफेक्टेड, लेकिन इसका प्रकोप थोड़ा सा ज़्यादा प्रेग्नेंट महिलाओं के ऊपर, दमे के मरीज के ऊपर या बच्चों और बुजुर्गों के ऊपर पड़ता है। लेकिन हम और आप भी, और सही जी आपको ये भी बता दूं कि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स तो हमें पता हैं कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अफेक्ट करता है, स्किन के ऊपर करता है, आइज़ के ऊपर करता है। प्रदूषण का इफेक्ट प्रैक्टिकली हर पोर्शन के ऊपर है जी। इस प्रदूषण में अगर इसको लंबे समय तक अगर एक्सपोज किया जाए तो कई बार ये कार्सिनोजेनेजेंस भी होते हैं, इसमें इवन कैंसर तक की उत्पत्ति भी कर सकता है। तो इस चीज़ को तो बहुत जल्दी ही कंट्रोल करना बड़ा आवश्यक है। ये काफ़ी बड़ी एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। बहुत गंभीर बात यहाँ पर डॉक्टर मलिक ने कही है। दिल्ली में घुटता है दम, आसमान में जहर की चादर, जहरीले अंधेरे में डूबी दिल्ली, हवा में ऑक्सीजन नहीं, बारूद, सांस भी ली तो गए काम से, दिल्ली की सांसों में जहर, इस जहर से बच्चों को बचाइए, इस जहर से बुजुर्गों को बचाइए। यकीन नहीं होता, ये राजधानी है। जहरीले धुएं से कौन बचाएगा? दिल्ली को जीने लायक कौन बनाएगा? स्वागत है एक बार फिर से आपका। डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ हैं। दोस्तों, दिल्ली में जी नहीं सकते हैं आजकल आप, और ये स्थिति जो हुई है वो स्थिति क्यों हुई है उसके लिए आप और हम तो जिम्मेदार हैं, हमारी सरकारें भी जिम्मेदार हैं। इतना ज़्यादा प्रदूषण यहाँ पर है। डॉक्टर मलिक हमारे साथ हैं। सर, ये क्या है? ये हमारा जो शरीर है, इसके सारे अंग प्रत्यंग है, किस तरह से इन पर असर हो रहा है, बताइए सर। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि जब ये बच्चा सांस लेता है तो नाक के ज़रिए फेफड़े के अंदर हवा चली जाती है, और अगर ये हवा प्रदूषित है और उसके अंदर पार्टिकुलेट मैटर है जो कि 2.5 माइक्रोन साइज का है, ये बड़े छोटे पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, हमारे बाल से भी 100वें हिस्से पतले होते हैं। ये जब फेफड़े में जाते हैं तो बिल्कुल जहर का काम करते हैं। ये वहाँ के जो ब्रोंक्यूल्स हैं, जो धमनियाँ, उनको बिल्कुल सिकोड़ देते हैं। बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, सांस में दिक्कत आती है, और कभी कभी बच्चे सीरियस हो जाते हैं, हमें आईसीयू में भी भर्ती करना पड़ता है। तो सबसे बड़ा जो इसका प्रकोप या दुष्प्रभाव है प्रदूषण का, वो फेफड़े के ऊपर होता है। मस्तिष्क के ऊपर भी प्रदूषण, जो पॉल्यूटेंट्स हैं, वो दुष्प्रभाव करते हैं, साइड इफेक्ट करते हैं। बच्चा इरिटेबल हो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकता है, सोचने की शक्ति थोड़ी सी कम हो सकती है। तो इसके मस्तिष्क के ऊपर भी, आंखों के ऊपर तमाम तरह की एलर्जीज,
जिसे कि एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, वो हो सकते हैं, चमड़ी के ऊपर इफेक्ट्स हो सकते हैं, इम्यून सिस्टम डेफिनेटली वीक हो जाता है पॉल्यूटेंट से, दिल के ऊपर भी, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर भी जो है पॉल्यूटेंट्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं, स्ट्रोक्स, हार्ट अटैक्स, इनको भी देखा गया कि जो प्रदूषित सिटीज हैं उनके अंदर इनका जो प्रोपोर्शन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉन पॉल्यूटेड सिटीज। बहुत खतरनाक है सर ना, काफी खतरनाक। तो हमने, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमने अपनी मौत का इंतजाम खुद कर लिया। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े हम आपको बताते हैं, ये समस्या कितनी बड़ी है आपको अंदाजा आएगा। डॉक्टर साहब आप भी देखें, यूनिसेफ की एक डराने वाली रिपोर्ट आई है, प्रदूषित इलाकों में 30% लोग रहते हैं हमारे, 5 साल से कम उम्र के बच्चों पर इसका गंभीर असर होता है, जो डॉक्टर मलिक लगातार हमें बता रहे हैं। और ये यूनिसेफ की रिपोर्ट है जिसका हर आंकड़ा बहुत ज्यादा हमें डराता है। वायु प्रदूषण से हर साल 6 लाख बच्चों की मौत होती है सर, 6 लाख बच्चे मर जाते हैं हर साल। और बच्चों का जो शरीर होता है, ये भी रिपोर्ट में कहा गया, आप बेहतर जानते हैं। सईद जी, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये तो बच्चों के ऊपर तो डेफिनेटली प्रकोप होता है, प्रीमेच्योर डेथ्स बहुत ज्यादा कॉमन है। और ये देखा गया है कि जो प्रदूषण वाली सिटीज हैं उनके अंदर जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कई साल कम हो जाती है एज कंपेयर टू नॉन पॉल्यूटेड सिटीज। तो जो काफी महीने या काफी साल जो हैं हम उससे पहले ही हमारी मृत्यु हो जाती है जहां पर की प्रदूषण है। तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी लॉन्गेविटी के साथ में है। बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, आप और हम हैं। लेकिन जिम्मेदार तो हम हैं क्योंकि हमने प्रकृति से खिलवाड़ किया है और आज अपने लिए इस तरह का माहौल पैदा कर लिया कि हम खुद सांस नहीं ले पा रहे, हमें खुद जीने का हक नहीं है। लेकिन ये सिर्फ दिल्ली का हाल नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को सचेत होना होगा। आप दिल्ली से बाहर जहां भी किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं, सोचिएगा जरूर कि कहीं दिल्ली जैसा हाल आपका अपना हो, ऐसा ना हो। लेकिन सियासत जारी है, जिन्हें कुछ करना चाहिए वो कुछ करते नहीं हैं और वो ठीकरा फोड़ रहे हैं। सरकार करेगी, एमसीडी करेगी, एलजी करेंगे, पंजाब हरियाणा जिम्मेदार हैं, तमाम ये राजनीति और कुछ भी नहीं। ये दिल्ली का सच है। ये दिल्ली में जहर की चादर का एक कोना है। ये भलसवा ग्राउंड जहां सुलग रहा है कचरा। दिल्ली के बीचों बीच सुलगते कचरे के इस ढेर को देखकर हैरानी होती है कि क्या हम वाकई देश की राजधानी में हैं? या तो डीजल जल रहा है, चाहे वो कार में जले या जनरेटर में जले, पेट्रोल जल रहा है, कोयला जल रहा है, लकड़ी जल रही है। एग्रीकल्चर और गार्डन के वो प्रोड्यूस जल रहे हैं जो कि उसको बाय प्रोडक्ट कहा या वेस्ट कहा उन्होंने। दिवाली पर पटाखों के प्रदूषण के साथ ही कचरे के सुलगते ढेर हवाओं को और जहरीला बना रहे हैं। पर्यावरण के फिक्र में एनजीटी ने सरकार को फटकार लगाई तो फौरन भलसवा पहुंच गए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। देखिए कैसे मास्क लगाए सरकारी अफसरों की फौज के साथ यहाँ पहुंचे हैं मंत्री जी। क्या मकसद है ये निरीक्षण करने का यहाँ पर आकर? ये देखिए, भलसवा में जहाँ पर हम खड़े हैं ये दिल्ली के अंदर लैंडफिल साइट है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे बड़े कूड़े के पहाड़ लग चुके हैं। इसको कैसे निपटारा किया जा सकता है, इसको देखने के लिए मैं ऑन साइट आया हूँ और डिस्कशन चल रहा है कि देखो इसमें मेरे को पता लगा कि लगभग 50-60% मटेरियल सड़क बनाने में यूज हो सकता है। और ईस्टर्न पेरिफेरल पे सड़क बनने स्टार्ट होने वाली है और चंडीगढ़ सड़क जो है इसको भी चौड़ा किया जा रहा है, तो उनमें मुझे लगता है यूज। सब लोग एनजीटी के फटकार के बाद मुआयना करने आए हैं, लेकिन इलाज किसी के पास नहीं है। जिम्मेदारी सरकार की है तो एमसीडी की भी कम नहीं। दिल्ली में लगने वाले कचरे के ये ढेर, दिल्ली में होने वाला निर्माण जो इस जहरीले धुएं और धूल की बड़ी वजह है, उससे निपटने का पहला काम एमसीडी का ही है। दिल्ली सरकार को पूरी तरह से काम करना पड़ेगा। ना तो उनकी डीपीसीसी जो है मृतप्राय पड़ी है और ना वो फैक्ट्री का जो धुआं है उसको देख रहे हैं, ना जो 10 साल से ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं उस पर नियंत्रण किया जा रहा है। उनकी सब चीज़ें फ्लॉप हैं और फेल हैं। करोड़ों रुपए खर्च कर दिया जाता है लेकिन जनता के हित में काम नहीं किया जा सकता। जहरीले स्मॉग का असर दिल्ली के सीएम के दर तक है, लेकिन सीएम साहब जितना फिक्रमंद अपने ऊर्जा सचिव को हटाए जाने को लेकर हैं, उतना स्मॉग पर नहीं दिखे। मुझे लगता है अगर केंद्र सरकार को इंटरवीन करना पड़ेगा। इसीलिए मैं अभी एनवायरमेंट मिनिस्टर से मिलने जा रहा हूँ कि अगर जरूरत पड़े सभी के मुख्यमंत्रियों को बिठा लिया जाए, हाईएस्ट लेवल पे निर्णय हो जाए। वहाँ कौन सी टेक्नोलॉजी की जरूरत है वो तो वही लोग बताएंगे।
ये अभी जो गैस चेंबर अचानक बना है पिछले 15 दिन के अंदर, इसका सबसे बड़ा कारण आसपास के राज्यों के अंदर जो फसलें बहुत बड़े स्तर के ऊपर अभी जल रही हैं। सरकार अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा कर रही है, जिसमें प्रदूषण सबसे अहम है। देखना होगा कि क्या सरकार की तरफ से कुछ अहम फैसले लिए जाते हैं या नहीं। कैमरा पर्सन सैयद वकार के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। सुनीता नारायण जी भी हमारे साथ हैं। सुनीता जी, ये इसलिए ज़रूरी था डॉक्टर मलिक से बात करना और समझना, क्योंकि जो आज आपके और हमारे साथ दिल्ली में हो रहा है वो कल को हमारे देश के दूसरे राज्यों में ना हो, दूसरे शहरों में ना हो और हमारा पूरा देश उससे परेशान ना हो। तो मैम, सुनीता जी, कैसे आखिर इससे बचा जाए? क्योंकि जिनकी जिम्मेदारी है वो तो राजनीति करते हैं, वो तो पंजाब, हरियाणा, एमसीडी, एलजी, दिल्ली, पीएम और केंद्र सरकार की बात करते हैं। कैसे आप और हम कम से कम इससे बच सकें, बचाया जा सके अपने इस पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर को, वातावरण? सईद जी, देखिए समय तो बहुत कम है, तो मैं कोई समाधान के बारे में तो बात नहीं कर पाऊंगी, और मैं बस दो चीज़ें आपके सामने रखूंगी। एक, जो आज जो समस्या है वो ज़रूर एक हेल्थ इमरजेंसी है, और अगर आपको अपना बचाव करना है तो आपको, जैसे पूरी दुनिया में होता है, इस समय सरकार की जिम्मेवारी है कि वो आप और मुझे बताएं, स्कूल बंद करें और हर तरीके से जो बुज़ुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनको कहें कि सावधान रहें, क्योंकि अभी अपनी तरह से हमें सावधान रहना पड़ेगा। मगर दूसरा है कि मैं बिल्कुल चीफ मिनिस्टर की बात से सहमत नहीं हूँ। ये खाली पंजाब और हरियाणा के कारण आज धुआं नहीं बना है दिल्ली में धुआं उसके कारण भी है। यहाँ पर भी कूड़ा जलाया जा रहा है और यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं उसका भी धुआं है, और ये सब जानते हैं। और इसीलिए आज बात करना कि मैं केंद्रीय मंत्रालय से बात करूंगा और ये बात होगी और एक कमेटी बनाई जाएगी और एक और मीटिंग होगी, मुझे लगता है ये सारा बहलावा है। और अगर आप इस बहलावे में आने को तैयार हैं और जर्नलिस्ट कोई और मीडिया वाले अगर कोई हमारे पॉलिटिशियन से कोई ठोस सवाल नहीं पूछ सकते, तो मुझे लगता है इसका कोई समाधान नहीं निकलने वाला। तो हर विंटर आएगा, हर सर्दी का मौसम आएगा, और हर सर्दी के मौसम में धुंध और बढ़ेगी और प्रदूषण और होगा, क्योंकि आज सरकारें बिल्कुल जो कदम उठाने हैं, और ये हमारी सरकार की समस्या है, दिल्ली की सरकार की समस्या है, जो कदम उठाने हैं। पिछले साल उनने एक्शन प्लान बनाया था और उसी एक्शन प्लान पे कुछ काम नहीं हुआ है। तो यही एक सवाल है, और यही सवाल के ऊपर हमें जवाबदेही मांगनी चाहिए अपनी सरकार से। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर रवि मलिक। सर, अभी सबसे फौरी तौर पर तो ये किया जाए कि हम अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को, वो जो बीमार है, कैसे बताएं, क्या सलाह देंगे? देखिए, प्रिकॉशन लेनी बड़ी ज़रूरी है। जैसे प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। सबसे पहले तो मैं ये सलाह देना चाहूँगा, जब प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो, जिस वक्त व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हैं, शाम का टाइम है, जितना हो सके कम बाहर निकलें। वो अवॉइड करना बड़ा मुश्किल है, बट जितना भी हो सके मास्क का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जिससे कुछ प्रिवेंशन हो सकती है। बहुत ज़्यादा तो नहीं प्रदूषण के, लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं उससे बचाव किया जा सकता है। और सबसे बड़ी सरकार की जिम्मेदारी डेफिनेटली रहती है, लॉज को स्ट्रिक्ट करें, इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल करें, व्हीकुलर पॉल्यूशन को कंट्रोल करें, अर्बनाइजेशन जो इतनी ज़्यादा हो रही है, जहां पर भी बाईलॉज को उल्लंघन किया जा रहा है उसको कंट्रोल करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये दूरगामी। और सबसे बड़ी चीज़ है, इसमें एक मुहिम छेड़ने की ज़रूरत है, जिसमें एनजीओज, टीचर्स, डॉक्टर्स, बच्चे खासकर, अगर हम स्कूलों में प्रोग्राम चलाएं, बच्चे बड़ी जल्दी सीखते हैं और बड़ी जल्दी सिखाते हैं। उनको एनवायरनमेंट के बारे में हम बताएं, क्योंकि आने वाले वही सिटीजन्स हैं। तो ये सारी मुहिम स्टार्ट करनी बड़ी ज़रूरी है, और इस पर रोक लगानी बहुत आवश्यक है। सर, बहुत अच्छी सलाह दी है आपने, लेकिन ऐसा हो गया, ये बड़ा अफसोस होता है दिल्ली में। सुनीता जी, कारण क्या है? आपकी जो स्टडी है, आपका जो रिसर्च है, वो क्या कहता है? कितने जिम्मेदार आप और हमें, हमारे कंक्रीट के जंगल हैं, पेड़ काटना है, और ये मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन है इसके लिए? सईद जी, देखिए, ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं, ये मैं नहीं जानती, मगर कारण बिल्कुल स्पष्ट हैं।
कारण है, अगर आप देखें दिल्ली के अंदर प्रदूषण 4 मुख्य कारणों से। एक, गाड़ियों की बढ़ती हुई संख्या, और उसके अंदर डीजल की गाड़ियां जो हैं उसमें धुआं नहीं निकलता, मगर जो भी उनका प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा जहरीला है। इसीलिए डीजल की गाड़ियों के ऊपर नियंत्रण के बारे में बहुत दिनों से बात हो रही है, कुछ नहीं होता। गाड़ियों की संख्या जब बढ़ेगी, उसको ऊपर अगर कोई कदम नहीं उठाए जाएंगे तो प्रदूषण बढ़ेगा। गाड़ियों की संख्या रोकनी है तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। पूरे साल निकल गया है, एक नई बस इस शहर के अंदर नहीं आई है, फुटपाथ नहीं बने हैं। हरियाणा, पंजाब से, हरियाणा और यूपी से बात नहीं हुई है कि किस तरह से गाजियाबाद हो, फरीदाबाद हो, गुड़गांव हो, वहाँ से बस की सर्विसेज चलें जिससे लोगों को अपनी निजी गाड़ी नहीं ले जानी पड़े, पार्किंग के चार्जेस नहीं बढ़े। ये सब गाड़ियों की रोकने की का समाधान है। फिर हुआ आपका कूड़ा जलाना, अगर कूड़ा जलेगा उससे प्रदूषण बढ़ेगा। आज ये हालत हो गई है कि एमसीडी और दिल्ली गवर्नमेंट में जो जंग चल रही है उसके कारण आप सोच लीजिए, उसके कारण एक कूड़ा और उसका प्रदूषण, उसका एक साइड इफेक्ट है, क्योंकि सब लोग एक दूसरे पे गोली मार रहे हैं और उससे जो धुआं निकलता है उससे प्रदूषण बढ़ रहा है। तो एक है कूड़ा को अगर रोकना है तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, ये एक समाधान है। फिर हुआ आपका कंस्ट्रक्शन का डस्ट। कंस्ट्रक्शन, जैसे कहते हैं इंडिया ये अंडर कंस्ट्रक्शन कंट्री रहेगी, तो आपको कंस्ट्रक्शन के डस्ट के ऊपर नियंत्रण करना पड़ेगा। उसके लिए डीपीसीसी जानता है क्या करना है, मगर आपको फाइन करने पड़ेंगे, लोगों को रोकना पड़ेगा, आपको बहुत इन्फोर्समेंट करना पड़ेगा। फिर है ट्रक्स। तो देखिए सईद जी, मैं आपके प्रोग्राम पे एक लंबी चर्चा कर सकती हूँ कि क्या क्या समाधान है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि सब जानते हैं आज कि इसका कारण क्या है और करना क्या है। ठीक है सुनीता जी, सुनीता जी, कितना प्रदूषण होगा जब सरकार उठेगी और सरकार कुछ करेगी। बिल्कुल ठीक है, आप सरकार कुछ करेगी, ये आप बार बार जोर दे रही हैं। सुनीता जी, हम और आपसे और डॉक्टर मलिक से सिद्धार्थ के पास जाना है, उसके बाद ये जरूर जानना चाहेंगे, आप सोच लीजिए दोनों, कि आप और हम क्या करें, इस देश का, दिल्ली का नागरिक क्या करे कि कम से कम। बहुत धन्यवाद आपका सुनीता जी, आपने तमाम जानकारी दी, वक्त निकाला हमारे साथ। सिद्धार्थ के पास लिए चलते हैं। सिद्धार्थ, इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी भी आग वहां पर जल रही है, कुछ क्यों नहीं हो रहा? कोई सरकार, एमसीडी, दिल्ली सरकार, कोई भी आकर क्या किसी की तरफ से कोशिश होती हुई सिद्धार्थ आपको दिखी है कि वहां कोई कार्रवाई की जाए? सईद, अगर आग की बात करें, कूड़े के ढेर में नेचुरल तरीके से आग लगती है, मीथेन की आग होती है वो, तो वो अपने आप लगती है। लेकिन सवाल उठता है कि इतना बड़ा कूड़े का ढेर आखिरकार बना क्यों? उसके पीछे सीधा सा जो जवाब है कि लोगों की जो लापरवाही है, सरकार की जो लापरवाही है, उसका ये नतीजा है। तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली की भौगोलिक स्थिति इस तरीके की है कि दीपावली के आसपास ऐसा माहौल बनता है कि मिक्सिंग हाइट जो है नीचे हो जाती है और जो पोल्यूटेंट्स हैं यही आसपास ही रह जाते हैं। तो इन स्थितियों में हम कह सकते हैं चारों तरफ से हर तरीके से जो है उपाय करने पड़ेंगे। एक दिन में इसका कोई सोल्यूशन नहीं आना है और आने वाले दिनों में यानी 48 घंटे में ये जब पोल्यूशन साफ हो जाएगा फिर सारे लोग पुरानी बातों पे चले जाएंगे, कोई भी पोल्यूशन के बारे में नहीं सोचेगा। लेकिन हर साल ये स्थिति भयावह होती चली जाएगी और हर एक आदमी को ये इफेक्ट कर रहा है, चाहे आप हो चाहे हम हो, कोई भी मास्क आपको इस पोल्यूशन से नहीं बचा रहा है। तो ये सबसे बड़ी चीज है और जिसके लिए सबको मिल बैठकर सोचना पड़ेगा। जी बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ आपका। सुनीता जी हमारे साथ थी, डॉक्टर रवि मलिक, बहुत धन्यवाद सर, आप आए, आपने जानकारी दी, लेकिन सोचना आपको और हमें है। सरकार कोई भी हो वो क्या कार्रवाई करती है आप जानते हैं, तो पेड़ खूब लगाइए, कम से कम गाड़ी खरीदिए, एक गाड़ी से काम चलाइए, घर जो कंक्रीट के जंगल में तब्दील हमारे होते जा रहे हैं उनसे भी बचना हमारे लिए ज़रूरी है। अपने पर्यावरण की रक्षा कीजिए। दिल्ली का जो आज हाल हुआ है वो कभी ना हो, आपके शहर का, आपके राज्य का, आपके घर का, आपके बच्चों को ये कभी ना सहना पड़े। बहुत धन्यवाद आप सभी का, देखते रहिए आज तक।